हेलो एवरीवन, मैं हूं विजन गुप्ता और आज के इस ग्रामर वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ये टेंस परफेक्ट सीरीज में तीसरा टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अब आइए जानते हैं कि फ्यूचर टेंस को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले किसी भी टेंस को ट्रांसफर करने के लिए हमें उसे पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसको पहचानने के लिए हिंदी में कैसे पहचानते हैं, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस या कोई वाक्य लिखा हुआ है तो फ्यूचर टेंस की पहचान इस प्रकार होती है कि उसके लास्ट में उसकी एंडिंग जो होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे या चुकेगी, इन शब्दों से होती है। साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञात होता है कि हमारा काम भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। और इसके ट्रांसलेशन के जो रूल्स होते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके रूल्स इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। इसमें आई और वी इन दो सब्जेक्ट के साथ में हम सेल हैव का यूज करते हैं। आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचते हैं, ही, सी, इट, दे, यू, इन सभी के साथ, इसीलिए हमने अन्य सभी सब्जेक्ट लिख दिया है, अन्य सभी के साथ विल हैव लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको एक चीज और बता दें, मॉडर्न इंग्लिश में सेल हैव को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जब हम ग्रामर का कंसेप्ट पूरा लेकर चलते हैं तो सेल हैव वहां पे हमें लगाना जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि सेल हैव भी प्रयोग होता है। तो अब इसको देखिए हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। साथ ही ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट की तरह ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी मिलता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक साथ दो कामों का होना बताया जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम जो ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जो काम पहले समाप्त होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स लगाते हैं। उसके बाद में जो काम बाद में समाप्त होता है, वो सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये काम बाद में समाप्त हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके रूल्स लिख देता हूँ। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के लिए विल या सेल इन दोनों में से इस टेंस की कोई एक हेल्पिंग वर्ब, साथ ही हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो सेल हैव यूज करेंगे, आई और वी नहीं होगा तो विल हैव यूज करेंगे। उसके साथ ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि आपको पता है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि परफेक्ट सीरीज में हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और साथ ही ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिससे हम टेंस को बनाते हैं और जल्दी से सीख जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल या सेल इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला है। इसी के साथ जब हम निगेटिव का फार्मूला लेते हैं तो उसमें सब्जेक्ट विल सेल फिर नॉट लगेगा। अगर निगेटिव होगा तो विल नॉट हैव सेल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है, राम अपना पाठ याद कर चुका होगा। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जब सारे टेंस पढ़ लेते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हमारे मन में आ जाती है कि ये टेंस चुका होगा, ये पता होता है। कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो इसको सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि लास्ट में इसका गा है। गा की के जो शब्द होता है जो हमें बताता है कि ये ट्रांसलेशन फ्यूचर का है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर का है। फिर सेकेंड लास्ट शब्द जब देखते हैं चुका। अब हमें ध्यान देना है कि चुका, चुकी, चुके, लिया, लिया गया, ये सारे शब्द जो होते हैं परफेक्ट सीरीज में आते हैं। तो अब अगर इसका हम कनेक्शन करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। अभी तो हम बना रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो आपको इजीली पता हो जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन बहुत सारे जब सेंटेंस को हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, सारे सेंटेंस मिक्सअप होते हैं, तब के पहचानने के लिए ये रूल सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आप लास्ट में देखें, लास्ट का वर्ड, उसके बाद सेकंड लास्ट वर्ड। इससे आप टेंस को बहुत इजीली पहचान पाएंगे और जो पहचान पाएंगे तो आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले हम अपने फार्मूले को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है राम, जो एक प्रॉपर नाउन है इसलिए राम हो गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस की। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। तो हमें पता है, हमारा रूल से आई और वी के साथ ही सिर्फ हम सेल हैव का यूज करेंगे। तो राम आई और वी से अलग है, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे विल हैव। राम विल हैव। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्शन वर्ड क्या है, काम क्या हो रहा है, कि राम क्या कर चुका होगा। राम याद कर चुका होगा। और याद करना की लर्न होती है, लर्न की थर्ड फॉर्म लिखते हैं लर्न। तो अब ये हमारा हो गया राम विल हैव।
अब अगर इसको थोड़ा सा समझें कि राम याद कर चुका होगा, राम क्या याद कर चुका होगा? अपना पाठ, क्योंकि जब क्वेश्चन से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। सो राम विल हैव लर्नड, राम के लिए पजेसिव होता है हिज, लेसन, पाठ के लिए लेसन। तो अब ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, राम विल हैव लर्नड हिज लेसन। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे सुबह तक लखनऊ पहुंच चुकेंगे। अब इसमें भी हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा जो शब्द है चुकेंगे, चुकेंगे का मतलब होता है चुका होगा या चुकेंगे, इनको मिक्सअप कर देगा चुकेंगे। इससे भी हमें ये पता चलता है कि वो भविष्य में पहुंच चुके होंगे, जिससे इसको हमें पता चल गया कि हमारा परफेक्ट है। अब इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम वे के लिए लिखते हैं दे। दे भी आई और बी से अलग है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इसलिए इसमें भी हम विल हैव का यूज करेंगे। दे विल हैव क्या कर चुकेंगे? अगर सेंटेंस से हम क्वेश्चन करते हैं, वे क्या कर चुकेंगे? वे पहुंच चुकेंगे। और पहुंचना की हमें पता है मीनिंग होती है रीच, और रीच की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रीच्ड। तो ये हमारा हो गया दे विल हैव रीच्ड। अब अगर ये हाफ बना कि वे पहुंच चुके होंगे, कहां पहुंच चुके होंगे? लखनऊ पहुंच चुके होंगे, टू लखनऊ। दे विल हैव रीच्ड टू लखनऊ। कब तक पहुंच चुके होंगे? सुबह तक। तो टाइमिंग के लिए हम यहाँ पे बाई यूज करते हैं, बाई मॉर्निंग। अब ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, दे विल हैव रीच्ड लखनऊ बाय मॉर्निंग। इसी तरह से जब हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका भी फार्मूला लिखते हैं। नेगेटिव फार्मूले के लिए हम सब्जेक्ट लेते हैं, विल और सेल लिखते हैं, इसमें नॉट लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव में नकारात्मक होगा क्या पता चलता है कि काम नहीं हो चुका होगा, इसलिए सब्जेक्ट विल सेल इन दोनों में से एक हेल्पिंग को नॉट लेंगे। उसके बाद है मतलब विल नॉट है, सेल नॉट है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और साथ ही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे माता जी भोजन नहीं बना चुकेंगी, माता जी भोजन नहीं बना चुकेंगी। तो इस वाक्य में हमें पता चलता है कि ये हमारा निगेटिव की नहीं का यूज हुआ है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम फार्मूले को लेते हैं। तो सबसे पहले हम मदर लिखेंगे माता जी के लिए, इसमें भी आई और वी नहीं है इसलिए हम वी लेंगे। अब हो गया मदर विल, नहीं के लिए नॉट को यूज करेंगे, फिर हैव लगाएंगे। मदर विल नॉट हैव क्या नहीं कर चुकेंगी? भोजन नहीं बना चुकेंगे, और भोजन बनाने के लिए कुक होता है इसलिए हम कुक लिखेंगे। मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। इसी तरीके से मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा, मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा। अब यहाँ हम मैं के लिए आई को यूज करते हैं, और हमारा रूल से कि आई और वी के साथ हम सेल हैव को यूज करते हैं। तो आई के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे सेल, निगेटिव के लिए नॉट। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, विल और सेल से हमने सेल को ले लिया, निगेटिव के लिए नॉट को ले लिया। अब यूज करेंगे हैव। आई सेल नॉट हैव क्या नहीं कर चुकूंगा? अब यहाँ करना ही हमारी वर्ब है, इसलिए करना की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन। आई सेल नॉट हैव डन, मैं नहीं कर चुकूंगा, क्या नहीं कर चुकूंगा? अपना काम। तो आई के लिए अपने में लगता है माई और वर्क। अब ये हमारा हो गया आई सेल नॉट हैव डन माई वर्क। ये निगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह हम देखते हैं तो एक इंट्रागेटिव का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इंट्रागेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं क्योंकि उसमें हम प्रश्न करते हैं। इंट्रागेटिव का मतलब भी होता है प्रश्नवाचक। तो उसमें जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, ये मेन हेल्पिंग वर्ब है। विल और सेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट हमारा आता है, फिर है जो हमें बताता है पास्ट, ये परफेक्ट यूज में हो जाएगा। उसके
उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो हिंदी में हो या इंग्लिश में उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल ले लें, क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें लगता है कि हम यहाँ सब्जेक्ट कर्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट को इसको इंटरोगेटिव को हाइड कर लेते हैं क्या, तो आता है तुम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। और तुम के लिए हमारी मीनिंग होती है यू। यू जो होता है आई और वी से नहीं, क्योंकि हमें बार बार फार्मूले को मन में रखना है, रूल्स और फार्मूला नहीं बोलना है। तो यू के लिए हम ये हेल्पिंग वर्ड लेते हैं विल। तो विल को यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे विल। अब हमारा यू के लिए तुम के लिए आ जाएगा यू। फिर अब विल और सेल से विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया तुम। अब आया हैव, विल यू हैव। काम हो रहा फिर से करना, और करना की होती है थर्ड फॉर्म डन। विल यू हैव डन, सॉरी समाप्त करना है तो इसमें यहाँ पे यूज करेंगे फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। अगर एक हम सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं, वह कहाँ जा चुकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड की मीनिंग को लिखते हैं। कहाँ के लिए हमने वेयर को ले लिया, वहाँ यहाँ पे ही यूज करेंगे, इसलिए विल। वेयर विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि मैंने बताया आपको पास्ट परफेक्ट की तरह ही फ्यूचर परफेक्ट में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको मिलता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो भी देखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें एक साथ दो कामों का होना पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिसेज वार, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक साथ दो काम होते हैं। इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि माता जी के भोजन बनाने से पहले पिताजी घर आ चुके होंगे। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम कर चुकूंगा। इसमें हमें लगता है कि एक साथ दो काम होते हैं, तो उसको देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, सूर्य निकलने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें दो काम मिलते हैं, एक तो है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ और दूसरा है सूर्य निकलने से पहले। अब इसमें बहुत सी गलतियाँ हो जाती है कि बहुत से बच्चे समझते हैं कि सूर्य निकलने से पहले। अब इसको अच्छे से पढ़ें कि मैं अपना काम कर चुका हूँ सूर्य निकलने से पहले। तो इसमें जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो अगर इसको अच्छे से समझें कि मैं अपना काम कर चुका हूँ सूर्य निकलने से पहले, या पूरा पढ़ने की सूर्य निकलने से पहले मैं अपना काम कर चुकूंगा, मतलब मैं अपना काम कर चुकूंगा, सूरज बाद में निकलेगा। इसलिए पहला काम जो होता है कि मैं अपना काम कर चुकूंगा, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं के लिए मैं यहाँ यूज करता हूँ आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है शैल हैव। आई शैल हैव डन माई वर्क। अब ये हो गया कि मैं अपना काम कर चुकूंगा। कब कर चुकूंगा? सूर्य निकलने से पहले। तो पहले के यहाँ पे हम यूज करेंगे बिफोर। अब बाद में समाप्त होने वाला कार्य को हम पास्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो इसलिए हम द सन राइजेज, बिफोर द सन राइजेज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस को लगाते हैं।
तो ये हमारा हो गया कि सूर्य निकलने से पहले मैं अपना काम कर चुकूंगा। आई शैल हैव डन माय वर्क बिफोर द सन राइजेस। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। एक एग्जांपल आपको और बता देता हूं। पिताजी के सोने से पहले पिताजी के सोने से पहले तुम भोजन कर चुके होगे। तो इसमें भी अगर हम ले लें कि तुम भोजन कर चुके होगे पिताजी के सोने से पहले, तो जो पहले काम होता है जो तुम भोजन कर चुके होगे, पिताजी बाद में सोएंगे। तो इसलिए इसको भी ट्रांसलेट करेंगे तो यू, क्योंकि तुम भोजन कर चुके होगे, तुम के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब टेंस की विल हैव। यू विल हैव ईटन फूड कब कर चुके होगे? पिताजी के सोने से पहले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसलिए बिफोर फादर स्लीप्स। तो इस तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। अगर हमें सारे रूल्स और रेगुलेशन अच्छी तरीके से पता हो जाए तो हमें ग्रामर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बताया भी है कि बाकी की ग्रामर जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये बहुत कुछ बताना बाकी है जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। लेकिन उसको समझने के लिए कि कुछ भी ग्रामर समझना है, टेंस जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने टेंस से स्टार्टिंग की है। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, इसको अच्छे से समझिए, सारे टेंस को अच्छे से समझिए। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी जानकारियों के वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पे, उसको देखिए। थैंक यू।